स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट से। तो लेट्स बिगिन टॉपिक नंबर 1। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑलराइट, नाउ फटाफट से क्लियर करते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या। पहली बात, इसको ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं आपसे MDR से कि MDR होता क्या। ऑलराइट, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा मालूम चलता है कि कुछ एक चार्ज है, किसी के ऊपर चार्ज पड़ेगा, बट क्या है चीज़, इसको हम फाइनली डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उनके बारे में। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं या किस माध्यम से करते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट्स। आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो पेमेंट्स का दायरा है काफ़ी इंक्रीज हुआ है, खास करके 2016 के बाद। तो ऑनलाइन पेमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हैं? हाँ, विच मीन्स अगर देखा जाए तो वो सारा खेल क्रेडिट कार्ड और एंड डेबिट कार्ड का, राइट। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का सारा खेल, गूगल पे या फोन पे, ये सारे तो ऐप्स हैं। तो बट उसके अंदर जो अकाउंट लिंक करते हैं आप, वो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड है आपका। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क होता है? एनी गेस? क्रेडिट कार्ड में हमारे ऑलरेडी जो अमाउंट है वो रहता है, सॉरी डेबिट कार्ड में। और क्रेडिट कार्ड में एडवांस में अगर कुछ अमाउंट चाहिए, फिक्स जैसे हमारी सैलरी या इनकम के अकॉर्डिंग हमें लिमिट देता है, तो हम अपना कंज्यूम कर सकते हैं और सर्टेन डेट तक हमें वो लौटाना होता है, अदरवाइज हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, विच मीन्स क्रेडिट कार्ड इज काइंड ऑफ लोन, एक तरह का सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन इसलिए क्योंकि जब आप बैंक को अप्लाई करते हैं लोन के लिए, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं उसके अंदर आपसे वो, मैंने कोलैटरल कल कहा था, कोलैटरल एक टर्म है, मैंने सिक्योरिटी आपको एक तरह से देनी पड़ती है कि अगर मान लीजिए हमने पैसा नहीं लौटाया तो ये फलनी हमारी एसेट्स हैं, आप ये सीज कर सकते हो और इसकी नीलामी करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है, एक लिमिट सेट की होती है, एंड आप उसी लिमिट तक ही जो है पैसा पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में सिंपली अगर पैसा आपके अकाउंट में है तभी आप पेमेंट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड में यू एक्चुअली पे टू एनी कंपनी, टू एनी शॉपिंग मॉल, टू एनीथिंग एल्स, आप पे कर देते हो, बट आप बैंक को पे लेटर ऑन करते हो, विच मीन्स कि आपने एक तरह का सॉफ्ट लोन लिया है बैंक से थ्रू क्रेडिट कार्ड, और इसकी EMIs होती हैं जो आप पे करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स। बहरहाल, अब आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो तो ये ऑनलाइन पेमेंट करवाता कौन है? हु इज ऑथराइज्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स? ऑनलाइन पेमेंट जो करवाता है, हम कहते हैं उनको मर्चेंट्स। जो ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं दे आर कॉल्ड मर्चेंट्स। यही ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं। क्या एग्जाम के अंदर आता है, द एंटिटी विच इन्फ्लुएंस ऑनलाइन पेमेंट या विच कंडक्ट्स ऑनलाइन पेमेंट, वो कौन है? मर्चेंट। देखिए, मैं कुछ बातें लिखूंगा और ज़्यादातर बातें बोलूंगा, इट इज़ योर ड्यूटी कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा से आप उसको लिख लें साथ साथ में। तो मर्चेंट वो हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स करवाते हैं। एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आपके पास हो?
मर्चेंट्स का? नो 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 नो, ये मर्चेंट नहीं है। मर्चेंट वो हैं जो आपकी पेमेंट करवा रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली। ये है मर्चेंट, जैसे वीज़ा, या बिल्कुल, मैस्टर कार्ड और मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और रुपे, ऑलराइट, ये सारे क्या हैं? हाँ जी, नहीं, रुपए तो देश का अपना लोकल है, मैं इंडियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, बट ये बाकी जो हैं वो एक तरह से प्राइवेट है। सो ये है आपके मर्चेंट्स, मीन्स इनके कारण ही ऑनलाइन पेमेंट होती है, क्योंकि जो आपका एटीएम कार्ड होता है, आप देखते होंगे कि उस एटीएम कार्ड पे इनके नाम लिखे होते हैं। तो एक होता है आपका अकाउंट नंबर, एक होता है आपका कार्ड नंबर, दोनों डिफरेंट। अकाउंट नंबर होता है बैंक द्वारा दिया हुआ, और जो एक कार्ड नंबर होता है ये दिया होता है मर्चेंट द्वारा। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपसे क्या बोलते हैं कि टाइप कार्ड नंबर, फिर CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, उसके बाद जो है वो OTP आके आप पेमेंट करते हो। या सो द पॉइंट इज कि ये तरह की पेमेंट आपने लाइफ में कभी ना कभी तो की होगी। आजकल ये UPI वाला चल पड़ा है। UPI से आपको सिर्फ UPI पिन एंटर करना होता है एंड नथिंग एल्स, अदर फॉर्मेलिटीज नॉट रिक्वायर्ड। OTP जनरेट नहीं होता इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मर्चेंट ने ये सब पॉसिबल करके दिखाया आपको कि उन्होंने आपकी अकाउंट, जो आप खाता बोलते हैं, खुलवाते हैं बैंक के अंदर, आपको ATM प्रोवाइड करते हैं वो, ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकें। इट बी फ्रैंक विद यू, अगर हम देखें बहुत समय पहले तो हम क्या करते थे, हम बैंक में पैसा जमा करवाते थे एक सेविंग अकाउंट खोलकर, किस पर्पज़ के लिए? सेफ्टी ऑफ मनी, एंड दूसरा इंटरेस्ट, कि ब्याज पड़ेगा उसके ऊपर। यही हमारे दो मुद्दे थे बैंक में पैसा डालने के। बट आज आप देखिए, बैंक में पैसा डालने के मात्र दो फायदे नहीं हैं। आप कहीं भी किसी भी समय ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी शॉप पे जाके कोई QR कोड स्कैन करके, किसी का नंबर डाल के, पेटीएम से, रुपए से, फ़ोनपे से, कहीं से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। बड़ी दौर अब आया है। 2016 में UPI को लॉन्च किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे पहले जो है कार्ड स्वाइप करते थे, कार्ड स्वाइप, जिसको मतलब POS मशीन्स। देखिए अब बातें इतनी सारी हैं, इकट्ठे बोलूँगा तो कन्फ्यूजन बिल्डअप होगी। लेट्स राइट समथिंग। देखिए, एक मिनट टर्म का ये POS मशीन, शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये POS मशीन। POS की फुल फॉर्म क्या होती है? POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक मशीन है जो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी शॉप के अंदर कार्ड स्वाइप करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इस मशीन से आप कार्ड से पेमेंट करते थे। दिन बदले और हम कार्ड स्वाइप करना हमने बंद कर दिया। अब हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, जो UPI है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑलराइट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ चीज़ें। मैंने ये कहा कि बिगिनिंग में हमने बैंक अकाउंट्स खोले किस पर्पज़ के लिए? दो पर्पज़ के लिए। एक सेफ्टी ऑफ मनी, और दूसरी चीज़ क्या थी? इंटरेस्ट ऑन आर मनी, राइट। एंड इसके बाद मैंने कहा दिन बदले और जारी हुए ATM कार्ड उसके साथ। इन ATM कार्ड से आप कहीं भी ATM मशीन में डाल के पैसा निकाल सकते थे। आपको अपनी होम ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा विड्रॉ करना है। मुझे याद है अभी कि हम बैंक के अंदर एक विड्रॉल स्लिप डाला करते थे, कितना पैसा निकालना, और वहाँ से पैसे निकालते थे, कहीं किसी कॉलेज की फीस देनी, कुछ करना है। बट उसके बाद दिन बदले ATM कार्ड जब जारी हुआ तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि कैश लेके चलना है हाथ में। मान लो अगर कोई बच्चा किसी का कोई चंबा से है और उनका बच्चा चेन्नई में पढ़ता है, तो चेन्नई में जाके कार्ड स्वाइप करे और वहाँ से पैसा निकाल दे,
पेरेंट्स उसके खाते में पैसा डाल देंगे। इज इट ट्रू नॉट? तो एटीएम आने से यह सहूलियत हुई कि हमें घर से पैसा जेब में डाल के चलने की ज़रूरत नहीं। हम कहीं भी कार्ड स्वाइप करेंगे, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे हम निकाल लेंगे। क्लियर? ये एटीएम की फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? उत्तर है मर्चेंट्स ने। जैसे कि आपका एटीएम वीज़ा का है, आपका एटीएम मास्टर कार्ड का है, आपका एटीएम मेस्ट्रो का है, आपका एटीएम रुपए का है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। भाई कई तरह के मर्चेंट्स हैं सोसाइटी में। अब सवाल ये है कि ज़्यादा लेंथी न करते हुए, ये जो मर्चेंट्स ही क्या करवाते हैं आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स। जो मर्चेंट हैं ये ऑनलाइन पेमेंट्स करवाते हैं, और बैंक क्या इनसे कुछ चार्ज करता है ऑनलाइन पेमेंट्स करवाने के लिए? तो मान लीजिए एक बैंक है, नाम उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसने एटीएम बना के दिया आपको, मान लो वीज़ा का। अब आप उस कार्ड को स्वाइप करके कहीं भी पेमेंट करोगे तो आपको एक फीस देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आपको मीन्स व्हाट? मैं बात कर रहा हूँ इन मर्चेंट्स की। इन मर्चेंट को एक फीस देनी पड़ती है, किसको? बैंक को, और वो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मीन्स मैं कह सकता हूँ इसको कि फी पेड बाय मर्चेंट्स टू हु? टू बैंक्स। हम बोलते हैं इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और आपको बता दूं जो रेट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये आज की डेट में, आज की तारीख में 0.9% ऑफ ट्रांजैक्शन है। 0.9% ऑफ ट्रांजैक्शन। और आपने कभी कार्ड स्वाइप करके अगर पेमेंट की है तो आपको कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ा है, और साथ में मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो आपकी कुल पेमेंट का 0.9% जो है वो मर्चेंट को पे करना पड़ता है, किसको? बैंक को। ऑलराइट, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट पेड बाय द मर्चेंट टू द बैंक्स, और आज की डेट में ये है 0.9% ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब हम आते हैं कि ये तो चलो मर्चेंट डिस्काउंट रेट और सारी कहानी हुई। वीज़ा ने, सॉरी यूपीआई ने और फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर दी। जो यूपीआई की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई के बारे में अगर दो बातें मैं और ऐड करूँ, 2016 में इसका फर्स्ट वर्जन बाहर आया, 2016 में यूपीआई का। यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सभी बैंकों को आपस में जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए सपोज ये बैंक है पीएनबी, सपोज एक और बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सपोज एक और बैंक है नाम उसका आईसीआईसीआई, सपोज एक बैंक उसका नाम है एचडीएफसी। तो इन सभी बैंकों को, ये 4-5 नहीं बैंक, सारे बैंक, इन सारे बैंक को आपस में कर दिया इंटर कनेक्ट। किसने? यूपीआई ने। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि अक्रॉस बैंक आप पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका अकाउंट है पीएनबी का, तो आप किसी मित्र को जिसका अकाउंट है आईसीआईसीआई का, उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। पहली फैसिलिटी इसके पहले नहीं थी। आपका अकाउंट अगर पीएनबी का है तो पीएनबी के ही किसी उसको आप पैसा सेंड कर सकते हो, बैंक में जाके या फिर एटीएम मशीन में इस्तेमाल करके। पर यूपीआई आने से क्या हुआ कि किसी भी पर्सन का कोई भी अकाउंट क्यों नहीं है, आप उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जो बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन थी, ये दुनिया खत्म हुई और इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गई। तो इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसने करवाई थी? यूपीआई ने, इंटर बैंकिंग। और इसी का फ़ायदा ये है कि अब मैटर नहीं करता आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आप मुझे अपना सिर्फ नंबर दीजिए, या यूपीआई आप मुझे अपना नंबर, या कोई भी आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, आप ईजिली एक दूसरे को पेमेंट करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ यूपीआई। और यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे ऐप्स, जैसे प्राइवेट ऐप्स की बात करें तो फ़ोनपे है, पेटीएम है और गूगल पे है। सरकारी बात करें तो भीम ऐप है, ये सरकारी ऐप है।
इसका मतलब साफ हुआ कि इन ऐप्स के जरिए आप यूपीआई पिन का इस्तेमाल करके भी किसी भी व्यक्ति को उसका अकाउंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर अकाउंट आप पेमेंट करवा सकते हो। यूपीआई लॉन्च हो 2016 में। इसके बाद जो स्मार्टफोन थे उनकी दुनिया बदली, और आप जानते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल एक एप्लीकेशन के द्वारा ही आप कर सकते हैं। आपके फ़ोन में ये ऐप्स इंस्टॉल होने चाहिए, लाइक गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम, तभी आप कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन वाली फीचर किन फ़ोन में होती है? स्मार्टफोन के अंदर जो ऐप्स इंस्टॉल हो सकते हैं। नहीं, ऐप कोई भी चलेगा, एंड्रॉयड हो, स्मार्टफोन्स में जिनमें एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्टफोन। बट रिसेंटली आपको बता दूं मैं, यूपीआई 1, 2, 3 लॉन्च किया गया है। काय के लिए? ये फीचर फोन के लिए, ये जो है फीचर फोन के लिए चलाया गया है। फीचर फोन आप समझते हैं, बटन वाले फोन जिसमें ऐप्स इंस्टॉल नहीं होते, बटन वाले फोन, बटन वाले पुराने फोन जो आप इस्तेमाल नहीं करते। कोई आप में से यहाँ है जो फीचर फोन इस्तेमाल करता हो? हाँ जी, नहीं करते कोई भी? घर में तो होंगे पक्का, अभी चल रहे हैं आई थिंक। बट हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछली जनरेशन मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दी स्मार्टफोन्स, तो उनके पास फीचर फ़ोन है। और इनकी संख्या क्या है हमारे देश में? 40 करोड़। हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, फीचर फ़ोन है, बटन वाला फ़ोन है। अब बटन वाले फ़ोन से आप ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐप तो है नहीं आपके पास, एप्लीकेशन तो है ही नहीं। तो यूपीआई 1, 2, 3 जो है ये फीचर फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट करवाएगा थ्रू फीचर फ़ोन। आप बोलेंगे ये कैसे मतलब बिना इंटरनेट के आप पेमेंट करवाओगे? यस। तो यूपीआई 1, 2, 3 करवाएगा ऑनलाइन पेमेंट्स बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के। इसमें क्योंकि फीचर फ़ोन में इंटरनेट तो होता ही नहीं है, तो बिना इंटरनेट के आप ऐसा कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है, भी कैसे करेंगे हम इसको? तो इसमें आपको एक मिस्ड कॉल देनी होगी एक नंबर पे, और वो नंबर से आपको कॉल आएगी एंड देन आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछते जाएंगे। आपसे वो यूपीआई पिन भी जनरेट करवाएंगे थ्रू कॉल्स। ऑलराइट। और एक है आईवीआर कॉल के जरिए भी ऐसा हो सकता है। एक आपको नंबर मिलेगा, जैसे आप मान लो एयरटेल कस्टमर केयर कॉल करते हैं या पीएनबी कस्टमर केयर कॉल करते हैं, तो उनका नंबर टोल फ्री नंबर होता है। उसमें एक मशीन आपसे बात करती है कि अगर ये जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं, ये है तो 2 दबाएं। ये आईवीआर कॉल होती है। ऑलराइट। तो एक आईवीआर कॉल मीन्स एक नंबर दिया जाएगा उनको, उस नंबर पर आपने कॉल करनी है। फिर जिस भी व्यक्ति को आपने पे करना है उसका एक अपना कोड होगा, वहाँ वो आप डालेंगे। फिर जितनी पेमेंट करनी है वो आप बोलेंगे कि इतनी पेमेंट, फिर आप बटन दबाएंगे 60 रुपये की पेमेंट करनी है। एंड देन जो आपका यूपीआई पिन होगा फिर आप इंसर्ट करेंगे और आपको बोलेगा वो अंदर से योर पेमेंट इज डन। ये भी ये तरीका हो गया। तो बिना इंटरनेट के भी आप ऐसा कर सकेंगे थ्रू फीचर फोन। और इसके तरीके 2 हैं, एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी से और एक आईवीआर कॉल से। वही जो एक मशीन कॉल होती है, मशीन आपसे बात करती है, वो वाले कॉल की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो अब इसके अंदर हमने काफ़ी बातें वैसे जान ली कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई और ये सारी बातें। बट आपसे अगर पूछूं मैं कि यूपीआई सरकारी है या किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है उसको? यूपीआई जो एक माध्यम है, क्या उसको किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है या फिर सरकारी? इसको बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने बनाया है इसको, जो खुद कानून बना था 2007 के लिए इसके लिए, बट इसने काम करना स्टार्ट किया 2008 से। 2007 में लॉ बना था, 2008 से इसने काम करना इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। कई बार एग्जाम में आया है कि एनपीसीआई कब फाउंड की गई थी? 2008 में। हाँ, जो पार्लियामेंट से लॉ बना था वो बना था 2007 में। तो नेशनल आगे पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है पेमेंट करवाना।
पेमेंट्स। तो यूपीआई क्या करता है? पेमेंट करवाता है। एनपीसीआई इज द नोडल बॉडी विच डज दैट। ऑलराइट, अब काफ़ी बातें हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर दी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपसे मैं बात करना चाहूँगा 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसको जानकारी है फटाफट से आप आंसर दीजिएगा। आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के आर्टिकल्स और उसमें शेड्यूल भी, अनुसूची बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हाँ जी, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, और जमींदार आप बता तो रहे हैं मगर वो क्लियर बात नहीं आ रही। जैसे आपने एक बात कही कि ये बना 1951 में, ये बात आपकी सही है। जमींदार की बात की आपने, ये भी सही है, मगर सटीक तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं आप। द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसलिए एक अलग आर्टिकल बना हुआ है, राइट? जो अमेंडमेंट है हिंदी में कहते हैं तो संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आप अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। आर्टिकल 368 है ये, तो जो कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। बड़ी रूथलेस नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज कर दे। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी है 1973 की एक जजमेंट थी, इफ यू एनीबडी रिमेंबर, क्या नाम था उसका? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, बट अगर आपसे भी पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो मतलब क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस कर सकती है पार्लियामेंट, कई जगह वो नहीं कर सकती है, लिमिट है उसके ऊपर। तो ये अमेंडमेंट के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। केशवनंदा भारती, यस, केशवनंदा भारती केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था फिर कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक लिमिट है। अब देखिए ये इतना वाइडर है, मुझे कुछ कहने दीजिए इसके अंदर। पहली बात हुई हमारे देश की हम बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट इंडिया, तो इंडिया चलता कैसे है? कानून से। यहाँ रूल ऑफ क्या है? लॉ, जो ब्रिटेन से लिया गया है प्रिंसिपल, मीन्स लॉ विल रूल हियर। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंट की जाती है इस देश में, तो लॉ के हिसाब से देश चलेगा। आर्टिकल 368 कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं आप उनको बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अमेंडमेंट माने संशोधन, मीन चेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 368। बट इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी, और ये तो इंदिरा साहनी दूसरा रिजर्वेशन वाला आ गया, केशवनंदा भारती, केशव नंदा भारती जजमेंट 1973 की। किसके बारे में कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं बट उसकी एक लिमिट होगी। मीन्स ये नहीं कि पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज कर देगी, क्योंकि हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, हमारे देश का संविधान कब अप्लाई हुआ? 26 ऑफ जैन 1950 के अंदर बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसके पीछे कहानी क्यों इसको लेट अप्लाई किया। बट बात यहाँ से ये बनती है
कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो बड़े नेता थे, गांधी जी, नेहरू, पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस, दीज बिग लीडर्स, इनकी ड्रीम थी इंडिया को लेकर कि इंडिया ऐसा हो, इनके सपनों का भारत। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक्चुअली वो एक स्टेप था टवर्ड्स मेकिंग इंडिया ऑफ देयर ड्रीम्स। अगर आज की गवर्नमेंट वो सारा बदल दे, चेंज कर दे जो उनकी सोच थी, तो कहीं कहीं उनकी इंसल्ट है जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया। ऑलराइट, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, वैसे पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो सरकार अभी होती है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है, उसकी मेजॉरिटी तभी वो सरकार में है, क्योंकि कोई भी सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा जो सेंटर में। अगर इनके पास लोकसभा में रहती मेजॉरिटी तो ये सरकार चला सकते हैं। अब कोई भी लॉ पास करना हो, ज़्यादातर केसेस में मनी बिल को छोड़ के, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो, तो दोनों सदन से चाहिए अप्रूवल, इसकी बिल पास होना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए कि किसी पार्टी की, जो मान लो जो बीजेपी है, आज के समय में उसके पास दोनों सदन में मेजॉरिटी है, लोकसभा में भी और अपर हाउस में भी, राज्यसभा में भी। अगर वो चाहे तो कोई भी लॉ अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि के पास रूथलेस मेजॉरिटी। तो इफ बीजेपी वांट, दे कैन अमेंड एनी लॉ, एनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वो चाहें वो कर सकते हैं? किसी ने कुछ समय पहले भ्रम पैदा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो जो हमारे देश के अंदर सेक्युलर शब्द है ना, सेक्युलर देश है, ये हटा के इसको हिंदुत्व या हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र बना देगी। बना पाएगी? भाजपा को आए हुए काफी साल हो चुके हैं, 2014 से है, तो 2014 से भाजपा कॉन्टिन्यूसली है। इस पे इल्जाम था कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, जो कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री। कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो मीन्स जिन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने झूठ बोल दिया कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। नहीं कर सकती। कि जैसे ही अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं और जो सेक्युलर वर्ड उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाते हैं, इसमें लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर इन द नेचर, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देगा, यानी इसको अमेंडमेंट को खत्म कर देगा। तो सवाल अब ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट कौन क्वाश कर सकता है, खत्म कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब उसको फील हुए कि ये जो चेंज किया गया है या लॉ बनाया गया है, यह हमारे संविधान की बेसिक सोच या भावना के खिलाफ है, और ये बेसिक सोच और बेसिक भावना क्रिएट की गई थी केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, कि यानी कि पार्लियामेंट की जो मन करे वो करती जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है, जैसे आप पे कोई लांछन लगाए, आप पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आपके पेरेंट्स आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हो जाएंगे। इज इट ट्रू नॉट? सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी भी तरह का संकट आया तो कौन खड़ा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन पे संकट कौन पैदा करेगा? हमारे प्रतिनिधि, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कभी कभार ऐसा लॉ बना देते हैं जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, जिनके वोटर हैं, कि ताकि सत्ता में कॉन्टिन्यूसली रहें, तो ऐसे कानून को स्ट्रक डाउन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ना हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये पंचिंग बॉल बन जाए, ये पार्टी आए तो वो कर दे, वो पार्टी तो वो कर दे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उलट पलट बनता रहे हर 5 साल के बाद। ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये बात है यहां से। अब 9th शेड्यूल क्या था? 9th शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी कानून, एनी लॉ, अगर आप किसी भी लॉ को, एनी लॉ, जब किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डालते हैं, तो ये लॉ, जो लॉ आप डालेंगे उसके अंदर, वो जुडिशरी के प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा। बट इफ यू पुट एनी लॉ इनटू 9th शेड्यूल, देन जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती। रिव्यू मीन्स व्हाट? उसको चेक करना लॉ को, मैंने जुडिशरी उसको रिव्यू कर ही नहीं पाएगी। लो, एक तरह से यहां के हमें सिकंदर वही वाली बात है ना, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ को अगर 9th शेड्यूल में डाल देगी तो फिर उसको टच नहीं कर पाएगी। मैंने इम्यूनिटी देना लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर। तो ये किसी भी लॉ को देता है इम्यूनिटी। किससे देता है इम्यूनिटी? जुडिशरी से।
इम्यूनिटी देगा ये फ्रॉम हु? तो जो अगर पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं और अभी इंडियन पॉलिटी उनकी चली हुई है तो उनके लिए एक बम्बार्डिंग सी इंफॉर्मेशन है और पचा नहीं पाएंगे इस इंफॉर्मेशन को, मैं जानता हूँ। बट आप रट्टे तो मान सकते हैं ना 4-5 बातों की कि व्हाट इज अमेंडमेंट, कैसे होती है आर्टिकल 368। केशव नंदा भारती केस कब आया था? 1973 के अंदर। 9th शेड्यूल 1951 में आया। रट्टा तो मान सकते हैं ना कम से कम। आगे आप नॉलेज देते जाइए। एंड कोई भी लॉ अगर आप 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो फिर कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता है या जुडिशरी के प्रीव्यू में वो आएगा ही नहीं। तो पर्पस क्या था इसका कि जुडिशरी से कानून को बचाना। बताओ, मैं 1951 में पहली बार चुनाव हुए, जानते हैं आप, और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। 1951 में चुनाव हुए तो गवर्नमेंट चुनी गई। अब जब गवर्नमेंट चुनी जाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती जनता की एस्पिरेशंस को मीट करने की, जनता से जो वादे किए वो पूरे करने की। इस एवज में अगर जनता के पक्ष में कुछ लॉ अगर बनाती है सरकार, मान लीजिए अगर वो लॉ जो है संविधान की बेसिक सोच के खिलाफ है तो कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। तो सरकार तो लॉ बना ही नहीं पा रही है। फिर लेट्स अज्यूम इट 1951 का वो साल है जब हमारे देश में कुछ लोगों के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी और कुछ के पास जमींदार लोग हैं जी, इतना कट्टा हमारा ज़मीन है, यहाँ पर इतना कनाल ज़मीन है, इतनी एकड़ ज़मीन है। क्योंकि एक समय तक अंग्रेज़ों के समय काल में कुछ लोग बन गए थे ज़मींदार लोग, ज़मींदार। उन्होंने काफ़ी लैंड अपने कब्ज़े में ले ली। जैसे मान लो मैं ज़मींदार हूँ और आपने मुझसे कर्ज़ा लिया, बैंक तो थी नहीं तब, तो ज़मींदार से कर्ज़ा लिया। अब ज़मींदार के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे इतने हाई होते थे कि आदमी चुका ही नहीं पा रहा कर्ज़ा अपना, तो उसने उसकी ज़मीन हड़प ली। इस तरीके से किसी व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन हो गई कि पूरे गांव में लोग ज़मीन के बिना हैं और वो लबालब है ज़मीन से। 1951 में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हुआ है और लोगों का हक है उनको, उनके पास एक पीस ऑफ लैंड होना। तो सरकार ने अमेंडमेंट लाई कि जो ये ज़मींदारों के पास लैंड थी हम इनको इनके कब्जे से लेंगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राजा महाराजा, चंबा के रानी, चंबा के राजा, ये बड़े घर हैं, ज़मीन है, यहाँ ज़मीन, वहाँ ज़मीन, यहाँ ज़मीन, 4 लोग हैं घर के अंदर, ज़मीन इतनी ज़्यादा है। अब राजे महाराजे तो रहे नहीं, तो उनकी इतनी प्रॉपर्टी जिन्होंने मतलब गलत तरीके से कब्जे में लिए लोगों के, तो क्या इस पर पब्लिक ऑफ इंडिया का हक नहीं है? हाँ है। तो सरकार ने उसी तरीके से ज़मींदार जो लोग थे उनकी लैंड अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया और ये ज़मीन लोगों में देने का प्लान कर लिया। बट ऑब्वियसली जैसे आम आदमी के हक हैं, ज़मींदार के भी राइट्स हैं। ज़मींदार भी तो सिटीजन ऑफ इंडिया है। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, हाउ कैन गवर्नमेंट टेक इट फ्रॉम मी। कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा भी ये तो गलत है। मैंने आज़ादी से पहले जो कुछ भी हुआ तुमने डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया था कि आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम अपनी ज़मीन दोगे, ये करोगे, कुछ नहीं। तो अब इनकी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, जिस भी तरीके से ली गई ज़मीन हो हम नहीं जानते, न तुम्हारे पास एविडेंस इस बात को लेके कि ज़मीन कैसे इनके पास आई है। बट अगर आप इनको लेते हैं तो ये ज़मींदार के हक का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। सरकार तो पंगे में, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, इसी 1951 में एक शेड्यूल बनाया, 9th शेड्यूल। इसका पर्पस क्या था कि कोई भी लॉ अगर आप डालेंगे 9th शेड्यूल के अंदर तो जुडिशरी इसको टच नहीं कर सकती है। ये सारा खेल था। फिर मैंने एकदम से जुडिशरी की पावर को आउट कर दिया यहाँ से कि हमारा मैदान है ये, यहाँ हम खेलेंगे। तो 1973 तक आते आते बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हुई जुडिशरी की। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, कि 1973 से पहले के जो लॉ डाल दिए वो डाल दिए, इसके बाद जो भी लॉ होगा अब इम्यूनिटी नहीं दे पाएगा जुडिशरी से, हम उसको रिव्यू करेंगे। ये अमेंडमेंट है, बात है कि नहीं है?
तो बोलने का अर्थ है कि आज की डेट में कैसा है कि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ डाल दिया तो सेफ रहेगा फ्रॉम जुडिशरी। अब ऐसा नहीं है, बिगिनिंग में थे मगर अब ऐसा नहीं है। 1973 से पहले पहले जो लॉ डाल दिए वो सेफ हैं, बट अब कोई नहीं है। ऑलराइट, तो विच मीन्स आज की डेट में कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट बना दे और जुडिशरी से उसको सेव करा दे, कभी नहीं। जुडिशरी कैन रिव्यू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये बात यहाँ से, कोई डाउट आपके इसमें? लेट मी रिमाइंड यू समथिंग कि अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा है? 360। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग बॉडी समझिए आप, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो लोग थे उनकी एस्पिरेशंस, उनकी सोच, उनके जीने का तरीका डिफरेंट था। आज लोगों का जीने का तरीका डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो उनको हैंडल करता है लॉ वो चेंज होना चाहिए बदलते वक्त के साथ। तभी आर्टिकल 368 बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ताकि नई जो जनरेशन आएंगी देश की उनके लिए वो एप्लीकेबल रहे। जैसे आप बताऊं, कुरान है, कुरान के अंदर हदीस एक तरह की लॉ बुक है जो कहती है कि भाई मुस्लिम्स को कैसे शादी करनी है, कैसे तलाक लेना है, कैसे सब कुछ होगा। तो उनका एक शरीयत भी कहते हैं इसको, शरीयत मुस्लिम्स के अंदर वो 600 AD की बनी है, तब से अभी चलती आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पर उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क होना चाहिए कि अगर आज लोगों का वे ऑफ लिविंग बदलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए एप्लीकेबल वो फुलफिल तरीके से रहे। ऑलराइट, तो उसका हमने बात की कि 9th शेड्यूल क्या है और इन 1951 में क्रिएट हुआ था। तो आज जब आप कोई आपसे पूछेगा तो आपने ये कहना है कि 1951 में ये शेड्यूल बना क्योंकि जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए लॉ को कैंसिल करती जा रही है और पार्लियामेंट फील कर रही थी कमज़ोर कि जुडिशरी कुछ बना रहे हैं वो चेंज कर रही है, उसको कैंसिल कर रही है। देन उन्होंने एक शेड्यूल बनाया 9th शेड्यूल। इसका पर्पस था कि कुछ लॉ जो हमने इसमें डाल दिए जुडिशरी इसको टच नहीं कर पाए, इसको लॉ को सेव करने के लिए फ्रॉम जुडिशरी उनको 9th शेड्यूल में डाला गया। बट अगर कोई आज पूछ ले आपसे कि आज की डेट में क्या सच में जो लॉ 9th शेड्यूल में चला जाए वो जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, तो करें आज कर सकती है। 1973 से पहले पहले जो बन गए लॉ वो रहे सेफ, बट अब उसके बाद के लॉ सेफ नहीं है फ्रॉम जुडिशरी। तो ये बात यहाँ से